भारत पर तुर्कों का आक्रमण या इन्वेंशन ऑफ द तुर्क्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में, और उस वक्त सिंध का शासक था कौन? उसका नाम था दाहिर। ठीक है। और सबसे पहली बार अगर भारत में कोई जजिया लगाता है तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु खलीफा के द्वारा करवा दी गई। ठीक है। अगर हम बात करें कि उस समय जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ थे, उसका अरबी में अनुवाद अल फाजरी ने किया था, और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम था इल्म उल साहिब। उसी प्रकार से खगोल शास्त्र पर जो आधारित पुस्तक थी किताब उल जिज, उसकी रचना भी अल फाजरी ने किया था। तो इल्म उल साहिब और किताब उल जिज। अगर बात करें अल बिलादुरी की तो किताब फतूल अल बलदान के लेखक कौन है? बिलादुरी जी हैं। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद हुआ जिसको नाम दिया गया कालिया व दिमना या कलीलाह व दिमना के नाम से जाना जाता है। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध, मुल्तान, बहमना शाह आदि को जीता, लेकिन वो अधिक देर आगे नहीं बढ़ पाया, और अंत में जब वो लौटता है तो खलीफा के द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है, यानी दूसरे खलीफा के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे तुर्कों के आक्रमण की। अगर हम बात करें तो तुर्कों का सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण अरबियों के बाद अगर किसने किया था तो वो थे तुर्क मुसलमान। असल में ये तुर्क मुसलमान जो थे चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। तो जब उमैया वंश के शासकों के संपर्क में वे लोग आए तो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और इनका एकमात्र उद्देश्य था विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। तो अलप्तगीन का अगर हम नाम लें तो ये अलप्तगीन जो बुखारा के सामानी वंश के शासक अबुल मलिक का तुर्क दास था, और बाद में इसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया 956 ईस्वी में। और जैसे ही अब्दुल मलिक मरता है तो उत्तराधिकार के संघर्ष में अलप्तगीन ने उसके चाचा की सहायता की, और अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल हो गया। अलप्तगीन ने इन परिस्थितियों में अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान के प्रदेश गजनी में बस गया और वहां पर गजनवी वंश की स्थापना किया। ठीक है ना, जिसे यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब अगर हम बात करें सुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन के बाद अगला शासक बनता है, तो सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का पहले क्या था? दास था। तो सुबुक्तगीन की प्रतिभा से प्रभावित होकर के अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को अपना क्या बना लिया? दामाद बना लिया, और उसे अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित कर दिया। तो सुबुक्तगीन जो था एक महत्वाकांक्षी शासक था, और सुबुक्तगीन वो पहला तुर्की था जिसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया और हिंदू शाही शासक उद्भांडपुर के जयपाल को पराजित किया। और सुबुक्तगीन के देहांत के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी महमूद गजनवी 998 ईस्वी में 998 में अगला क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है ना। तो 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। तो चूंकि उस वक्त जो गजनी का जो साम्राज्य था वो कोई एक सुसंगठित साम्राज्य नहीं था। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला अगर कोई पहला तुर्क मुस्लिम शासक था तो वो था सुबुक्तगीन। अब बात करेंगे हम महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में से लेकर के 1027 के बीच में भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया, और उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना। महमूद ने 1000 ईस्वी में
भारत पर पहला अपना आक्रमण किया, ठीक है ना, और सीमावर्ती क्षेत्रों के किलों को जीत लिया। तो जरा सुनिएगा कि उसके आक्रमण के क्या कारण थे। असल बात यह, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शाही वंशपेश ने आक्रमण किया। दूसरा, राज्य का विस्तार किया, अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति करना चाहता था। अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित या दलबंदी का अवसर नहीं देना चाहता था, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी उसका एक उद्देश्य था। आक्रमण का परिणाम क्या हुआ कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया। मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई, और मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम प्रचारकों का भारत में प्रवेश हुआ। लाहौर अरबी और फारसी साहित्य का केंद्र बन गया, और मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये सब कुछ हुआ महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ। अब बात करेंगे हम उसके विजय अभियान की। तो महमूद ने करीब 1000 के आसपास ईस्वी में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित किया। 1001 में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित कर दिया। तो पेशावर की विजय हो गई। फिर अगला विजय उसकी भटिंडा की थी। भटिंडा को तो कहते हैं कि जब जयपाल को उसने पराजित किया तो महमूद ने धन लेकर के जयपाल को छोड़ दिया। अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंद पाल को राज्य सौंप करके आत्महत्या कर ली, मर गया। तो इस प्रकार से महमूद का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था मुल्तान, जो चौथे और पांचवी बार उसने किया था, चौथावां आक्रमण और पांचवां आक्रमण। अब कहते हैं रास्ते में भेरा के निकट जयपाल के पुत्र आनंद पाल को उसने पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1008 ईस्वी में महमूद ने फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया था, तो 2 बार मुल्तान पर आक्रमण हो चुका था। 1009 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंद पाल को बैहंद के निकट, देख लीजिए इसका 6वां आक्रमण है, पेशावर के निकट फिर से पराजित करता है। इसमें आनंद पाल पराजित होता है और सिंध से नगरकोट तक का महमूद का अधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद देखिए नारायणपुर, फिर मुल्तान पर आक्रमण इत्यादि उसने किया। और उसका अगला आक्रमण है जो 9वां आक्रमण कहा जाता है थानेश्वर। थानेश्वर जो है हरियाणा में पड़ता है। यह कभी हर्षवर्धन की राजधानी थी, पुष्यभूतियों की। तो हर्षवर्धन के, ये तो उसके काल की बात है जो 7वीं शती ईस्वी की बात है, हम बात कर रहे हैं 11वीं शती ईस्वी की। तो थानेश्वर पे इसने आक्रमण किया और दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ विफल हो गया। यह घटना घटी है 1014 ईस्वी में। इसके बाद नंदन और कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन कश्मीर पर उसकी विजय क्या है वो असफल हुआ। और उसका 12वां आक्रमण था मथुरा और कन्नौज पर। तो मथुरा के मंदिरों को उसने तोड़ा। 1018 ईस्वी में कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया। वहां पर गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था और मार्ग में बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां तक कि मथुरा का शासक कुलचंद युद्धभूमि में मारा गया। महमूद ने मथुरा और निकटवर्ती क्षेत्रों को लगभग 1000 मंदिरों को लूटपाट करके उसका नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मथुरा कन्नौज की उसने विजय किया। कहते कन्नौज का शासक अपना राज्य छोड़ करके भाग गया, ठीक है ना। 1019 ईस्वी में कहते हैं कि महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को परास्त किया था। 1020-21 में महमूद ने बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना के एक भाग को पराजित किया और विद्याधर वहां से युद्ध छोड़ करके भाग गया था। कहते हैं 1021-22 में, ठीक है, ग्वालियर और कालिंजर पर इसने आक्रमण किया था, 15वां। तो इस प्रकार से देखें तो महमूद गजनवी का जब 1020 से 21 के बीच में आक्रमण हुआ ग्वालियर और कालिंजर पर, तो यहाँ पर विद्याधर और इनके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है।
लेकिन उसके पूर्व ये विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी और प्रतिहार वंश का एक तरह से वो पतन काल चल रहा था। अगर महमूद गजनवी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई विजय थी तो वो थी 1025 से 26 के बीच में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। उस समय वहाँ पर भीम प्रथम यानी सोलंकी वंश का शासन था और इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करके उसकी संपूर्ण संपत्ति लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। कहते हैं कि भीम प्रथम ने पीछे से उसके ऊपर हमला किया था और लेकिन गजनी वो वापस लौटा और कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर की जो मूर्ति है वह मक्का मदीना के सीढ़ियों पर चुनवा दी गई। ठीक है, तो महमूद का अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में जाटों पर किया गया था। ठीक है, तो सिंध के जाटों के साथ उसका युद्ध हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि महमूद जब लौटने लगा तो सिंध के जाटों ने से बहुत क्षति पहुंचाई और 1030 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाए महमूद गजनवी ने अलग अलग समय पर क्या किया, 17 बार कुल आक्रमण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है, वो है आपके सोमनाथ मंदिर पर होने वाले आक्रमण को लेकर के। अब देखिए, महमूद गजनवी ने विजित प्रदेशों में स्थायी रूप से निवास नहीं किया, लेकिन इसका भारत पर आक्रमण क्या पड़ा जरा ये भी जान लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। महमूद गजनवी के बारे में लेनपूल कहता है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी, अविजयी शासक है ना, यह विजयी शासक, अविजयी गलत शब्द है, मानसिक शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। और कहा जाता कि महमूद नए शासन सिद्धांतों का निर्माण करने वाला दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने की वजह से उसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। यह विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। इसके दरबार में फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फर्रुखी आदि विद्वान निवास करते थे। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी और अलबरूनी जो महमूद के आक्रमण के समय भारत में आया था, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी किताब उल हिंद, जो कि उस समय के भारत के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें राजनीतिक वर्णन तो ज़्यादा नहीं है, पर सांस्कृतिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। और उसी प्रकार से उतबी की अगर आप बात करें कि किताब उल यामनी, ये उतबी की रचना है, ये उसका दरबारी इतिहासकार था। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में अंकन था, एक तरफ अरबी तो दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख पाया जा रहा था। अब अगर बात करें महमूद गजनवी के आर्य भारत पर आक्रमण की, तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप उत्तर भारत का राजनीतिक दृष्टि से, अब उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, पश्चिमोत्तर एरिया, पाकिस्तान का इलाका, वो राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित हो गया। उसका राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त करके अन्य आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और केवल पंजाब पर प्रत्यक्ष शासन उसने स्थापित किया। महमूद के आक्रमणों का सीधा प्रभाव तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। महमूद अधिकांश संपत्ति लूट करके ले गया था। महमूद के आक्रमणों का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि भारत में अनेक हिंदू मुसलमान बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ और भारत में मुसलमानों की जड़ें मजबूत हुई। तो मुसलमान सत्ता का क्या हुआ, यहाँ पर मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये मुझे उम्मीद लगता है कि आपको महमूद गजनवी के सारे